क्या होता है कि जब एक देश के नागरिक अपनी गवर्नमेंट से जो है नाखुश होते हैं और उसे फोर्सिबली जो है ओवरथ्रो करते हैं, मतलब उसे हटा के जो है नया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स जो है उसको स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके लिए जो वो स्टेप उठाते हैं, तो उससे पूरे ही जो प्रोसेस होता है उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है, ताकि वो जो ओल्ड सिस्टम है उसको उसकी जगह वो नया सिस्टम जो है वो स्टेब्लिश कर सके। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे जो वहाँ के फ्रांस के लोग थे, उन्होंने जो है बेस्टाइल जो था वहाँ का किला जो था, एक किंग का जो डिस्पोटिक रूल है उसका वो मार्क था। मतलब जो भी किंग के खिलाफ होता था, किंग उसको ले जाके बेस्टाइल के किले में बंद कर देता था एज ए प्रिजनर, और उसके साथ जो है उनको टॉर्चर किया जाता था। इसीलिए जो फ्रांस की पब्लिक है वो बेस्टाइल का जो किला है उससे सख्त नफरत करती थी, और उसे जो है किंग के गलत कामों का एक निशान माना जाता था, मार्क माना जाता था। इसीलिए जब लोगों को मौका मिला तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बेस्टाइल के किले को उड़ा दिया उन्होंने, और उसकी जो ईंटें थे उसको पूरे मार्केट में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ताकि जो लोग हैं उसको एज ए सुवेनियर, यादगार के तौर पर उसको रख सके। फिर हम लोग फ्लैशबैक में गए थे और मैंने आपको बताया था जो है कि ये जो बेस्टाइल का किला पे लोगों ने जो भी मतलब के साथ जो भी किया, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। और ये हुआ क्यों था, मतलब लोग इस स्थिति पे क्यों पहुंचे थे कि उनको ये सब कदम उठाना पड़ा कि 7,000 लोग जो है वो किले के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना जो गुस्सा है वो किंग को दिखाया। तो उसके पीछे कई सारे कारण मैंने आपको बताए थे, हम पीछे गए, हमने पूरा जो है उसके रीजंस पढ़े। जिसमें पहला मैंने आपको बताया था कि हाउ फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स, ओल्ड रेजिम जिसे हम कहते थे, जिसमें क्लर्जी और नोबल, पहले पे क्लर्जी था, दूसरे पे नोबल्स हुआ करते थे, और थर्ड पे जो थे आपके जो अदर लोग थे फ्रांस के, वो थे जैसे बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर्स हैं, पीजेंट्स हैं। ठीक है, और सारा का सारा जो बर्डन का टैक्स का जो बर्डन था वो थर्ड स्टेट के ऊपर था, जो कि सबसे पुअर था। उसकी जगह पे जो आपके फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे जो सबसे रिच थे, उनके ऊपर टैक्स का बहुत ही कम बर्डन था। क्लर्जी जो थे, जो प्रीस्ट हुआ करते थे चर्च के, वो तब भी 2% टैक्स देते थे। बट जो किंग था, नॉबल्स थे, वो बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे करते थे। तो मैंने पूरा एक सिस्टम आपको जो है बना वो दिखाया था आपको, कितना कंपैरिजन हमने किया था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट में। ये जो मैंने कल की आप वीडियोस में देख सकते हो, अगर आपने नहीं पढ़ा था तो, या फिर आपको याद ना हो, तो ये वाला जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया था, ये डिवीजन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, तो ये पूरा आप अगेन एक बार देख सकते हो, मैंने इसको इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था किस तरह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस था, जरूरत वाली सामान की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। फिर मिडिल क्लास काफी ग्रो कर गया था फ्रांस में, जो कि एजुकेटेड था और वो जानता था कि सिर्फ बाय बर्थ किसी को भी जो है राइट नहीं मिलने चाहिए, और जो क्वालिफाइड होता है, जिसमें कैपेबिलिटी होती है, उसी को किंग या जो भी है पोस्ट मिलनी चाहिए। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्टेट जनरल के बारे में। स्टेट जनरल जो है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब फ्रांस में किंग के टाइम, जैसे हम लोगों के में आज के टाइम में आप संसद जानते हो, संसद भवन होता है जिसमें सारे फैसले लिए जाते हैं, उसी तरह से उस समय ओल्ड रेजीम में जो है आपका स्टेट्स जनरल नाम से था। आप वहाँ की जो संसद कह लीजिए, या फिर एक ग्रुप था, जिसमें तीनों आपके जो स्टेट्स थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट्स एंड थर्ड स्टेट्स, उनके मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते थे। जब कोई अहम फैसला लेना होता था रिगार्डिंग टैक्सेशन, जब भी टैक्स को बढ़ाना होता था, या टैक्स से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता था, तो ये जो है स्टेट जनरल, इसकी मीटिंग होती थी। अब स्टेट जनरल इसका नाम क्यों है, क्योंकि स्टेट्स मतलब जो आपके तीन स्टेट्स हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट्स, ठीक है, और जनरल मतलब उसके जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे वो एक साथ बैठते थे और फैसला लेते थे। तो अब हम देखते हैं स्टेट्स जनरल का क्या रोल था। इन फ्रांस अंडर द ओल्ड रेजिम, द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। ठीक है, मतलब पुराने ओल्ड रेजिम में जो किंग था उसके पास अकेले इतनी पावर नहीं थी कि वो टैक्स बढ़ा सके या घटा सके। ठीक है, इसका जो है पावर किसके पास थी, स्टेट्स जनरल के पास। जो स्टेट्स जनरल है, इन्हीं के पास पावर थी कि वो टैक्स से रिलेटेड सारे फैसले ले सके। सिर्फ राजा के हाथ में ये जो है पावर नहीं थी। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, सो ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल। तो किंग ने क्या किया, स्टेट्स जनरल की जो है वो मीटिंग बुलाता था जब भी उसको टैक्स बढ़ाना होता था। नाउ स्टेट्स जनरल था क्या, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। असेंबली मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं उसको हम असेंबली कहते हैं। एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल थ्री स्टेट्स टू शेयर देयर ग्रीवांसेस, ठीक है। इसमें क्या था, जो आपने तीनों स्टेट्स पढ़े थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो थे, इसके मेंबर्स थे, मतलब सबके सब नहीं, लेकिन वो अपने में से चुनकर भेजते थे कि हमारी तरफ से ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। और वो अपने लोगों की जो भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो जब भी मीटिंग होती थी तो वो किंग किंग उसमें होता था, और ये जो भी थ्री स्टेट्स के मेंबर्स होते थे रिप्रेजेंटेटिव्स, वो उस मीटिंग में बैठते थे और अपने ग्रीवांसेस मतलब अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी वो आपस में शेयर करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे कि हम लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा, थर्ड स्टेट है तो कहता था कि हमें सबसे ज्यादा टैक्सेशन पे करना पड़ता है, तो हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है, जो भी है मतलब, तो ये सारी मतलब बातें हुआ करती थी आपस में। द लास्ट टाइम इट वॉज कॉल्ड इन 1614, met on 5 मई 1789 एट वर्सेल्स, मतलब लेकिन ये मीटिंग हमेशा रेगुलर नहीं होती थी और बहुत ही कम मीटिंग करवाते थे। मैक्सिमम फैसला ये लोग आपस में फर्स्ट और सेकंड स्टेट से मिलकर ले लिया करते थे। तो क्या हुआ कि जब 5 मई 1789 को वर्सेस, वर्सेस जो है फ्रांस में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, तो वहां पे जो है नया टैक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई स्टेट्स की। लेकिन वहां पे जो वोटिंग था वो बहुत ही अनफेयर तरीके से किया गया, क्योंकि तीनों स्टेट्स के जो जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट का एक एक वोट हुआ करता था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो क्लर्जी है और जो नोबेल्स हैं वो एक ही तरफ होते थे, तो वो एक एक वोट उनका माना जाता था। तो उनका जो वो भी तीन वोट है मान लो, तो जो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट ग्रुप था राजा, सॉरी जो क्लर्जी थे, जो प्रीस्ट थे और जो किंग थी, वो आपस में मिले होते थे, ठीक है ना। तो उनका जो दोनों का वोट होता था वो एक तरफ होता था, मतलब वो जो भी मान लो किसी भी चीज को लेके फैसला लेना है कि टैक्सेशन बढ़ाना है मान लो, ठीक है, तो टैक्स बढ़ाने के लिए जो थर्ड ग्रुप था, थर्ड स्टेट था, वो मना करता कि हम टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि सारा टैक्स का बोझ हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो किंग था सेकेंड स्टेट, और जो फर्स्ट स्टेट था क्लर्जी प्रीस्ट, वो हमेशा वोटिंग करते कि टैक्स बढ़ा दिया जाए, ठीक है। और क्योंकि तीन में से दो तो एक ही तरफ एक दूसरे के सपोर्टर थे, किंग एंड क्लर्जी, तो हमेशा उनकी जीत होती थी और टैक्स बढ़ जाता था। तो ये चीज तो इस अनफेयर वोटिंग से लोग थे जो थर्ड स्टेट के, वो काफी नाराज थे। उन्हें लगता था कि हमें फालतू में ही मीटिंग बुलाते हैं, हमारी जो है हमारी बात कोई सुनने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि वन पर्सन वन वोट होना चाहिए, मतलब एक आदमी, मतलब जो वोटिंग है वो स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, वो एक आदमी और एक वोट डालना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तब जाके जो है सही जो है मतलब वोटिंग पड़ेगी। लेकिन किंग ने जो है ये बात रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उससे मालूम था कि थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ज्यादा है और हम लोग के कम है। तो अगर हमने एक वोट एक वैल्यू कर दिया, वन पर्सन वन वोट कर दिया, तो इससे जो थर्ड स्टेट की बात मानी जाएगी वो उन्हीं की फेवर में आएगा जो डिसीजन है, तो इसलिए किंग ने मना कर दिया। इससे जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो वहां से वॉक डाउन कर गए, वो वहां से चले गए। तो इससे जो है काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देन यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसा नहीं बताने के लिए, यहाँ पे तो जनरल असेंबली की स्टेट जनरल की बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि स्टेट जनरल जो था एक ग्रुप था रिप्रेजेंटेटिव्स का, एक असेंबली थी रिप्रेजेंटेटिव्स की, जिसमें तीनों ही जो स्टेट्स थे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आके मीटिंग करते थे आपस में मिलजुल कर और अपनी प्रॉब्लम्स बताया करते थे। लेकिन क्योंकि क्लर्जी और किंग दोनों के ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो थर्ड स्टेट की बात नहीं मानते थे, वो अपने हमेशा अपनी मनमानी करते थे और जो है टैक्स को बढ़ा देते थे। तो ये बात जो है जो थर्ड स्टेट था उसको बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं थी कि जो है सारा का सारा टैक्स का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, और जो दो आपके जो क्लर्जी और जो आपके किंग है वो को उन्हें बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो इस बात से उन्होंने क्या किया, जो स्टेट्स जनरल की मीटिंग थी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम अब इस मीटिंग में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो मीटिंग होती है वो बिल्कुल ही अनफेयर होती है, वो हमारे अगेंस्ट में होती है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें से भी कुछ लोग थे, मतलब क्लर्जी में से, क्लर्जी देखो समझ लो, क्लर्जी मतलब प्रीस्ट, जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं ना उनको क्लर्जी कहा जाता था, वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे। और किंग तो, और जिसे हम नॉबल्स कहते हैं,
तो मिराबियो एंड एबीसीएस ये वैसे हाई फैमिली से बिलोंग करते थे। जैसे मीराबियो जो था, ही वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। नोबल फैमिली मतलब जो राजा के कोर्ट में जो ऑफिसर्स बैठते हैं, तो उसकी फैमिली में ये बिलोंग करता था मीराबियो। बट उसे मालूम था कि जो फ्यूडल प्रिविलेजेस होते हैं, मतलब जो जमींदार को मुफ्त की जमीनें मिलती हैं और जो उन्हें मतलब प्रिविलेज दिया जाता है, वो गलत है। और जो भी चीजें गरीब लोगों के साथ हो रही है फ्रांस में, वो उसके खिलाफ था। ठीक है, तो मतलब वो रिच होते हुए भी, नोबल फैमिली को बिलोंग बिलोंग करते हुए भी, मेरा भी किसके साथ था, थर्ड स्टेट के साथ था। उसी तरह से जो एबीसीएस थे, वो भी मतलब चर्च जो है प्रीस्ट की फैमिली को बिलोंग करते थे। वो एक ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, पंडित थे, लेकिन वो भी मतलब जो है आपके क्लर्जी और किंग का जो रूल था उसके खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि जो भी हो रहा है थर्ड स्टेट के साथ, वो गलत हो रहा है। देन हम अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ये सारी चीजें आपने पढ़ ली कि इतनी सारी मतलब गलत चीजें जो है फ्रांस में हो रही थी। किंग को बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं, वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें कितनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए फ्रांस के लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। बैड हार्वेस्ट, मतलब कि प्रोडक्शन जो है सही नहीं हुई थी। बैड हार्वेस्ट मतलब क्या होता है कि जो भी उन्होंने खेतों में बोया था, उसका जो प्रोडक्शन है वो बेहतर नहीं हुआ। देन ब्रेड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, जो एसेंशियल है वहां पे खाने पीने की चीजें, उसके दाम बढ़ते जा रहे थे। जन जो महिलाएं थी, वो बेचारी लंबी 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 जो है लाइनों में लगी रहती थी सामान लेने के लिए फूड शॉप से, और उसके बाद भी उन्हें जो है सामान नहीं मिल पाता था। तो इससे क्या हुआ था कि और मतलब कितनी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लंबे लंबे घंटे के लिए खड़े होकर, लेकिन तब भी उन्हें सामान नहीं मिल पा रहा था। और जो किंग था उसको मतलब इससे कोई मतलब नहीं था कि हमारी जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो कितनी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। अनअवेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स प्रॉब्लम, द किंग ऑर्डर्ड इनटू इनटू पेरिस। ठीक है, तो इतना मतलब उल्टा किंग ने क्या किया, कहा अपने सैनिकों से कि जो है क्योंकि कुछ लोगों ने हर जगह बवाला कर दिया था। मतलब जब देखा कि कीमतें बढ़ रही हैं, तो औरतों ने भी कई दुकानों में मतलब तोड़फोड़ कर दी। जगह जगह रिवॉल्ट शुरू हो गया, लोग रेवोल्यूशन करने लग गए, मतलब अपना गुस्सा जाहिर करने लग गए। तो इससे क्या हुआ कि जो किंग था, उसने ये सोचे बिना कि हमारी पब्लिक ऐसा कर क्यों रही है, उसने अपनी आर्मी को पेरिस में भेज दिया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर गोली चला दो। ठीक है, तो 14 जुलाई 1789 द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड वेस्टाइल। ठीक है, तो अब उसी का नतीजा हुआ कि गुस्से में, ठीक है, तो अब मतलब किंग ने भी जो है आर्मी को भेज दिया कि जो भी अगर मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है या कुछ भी मतलब उल्टा सीधा करे, तो उसके ऊपर गोली चला देना। तो नतीजा क्या निकला, पब्लिक जो थी अभी मतलब जो आर्मी पहुंची भी नहीं थी, उससे पहले ही लोगों तक की खबर पहुंच गई कि जो है किंग ने मतलब शॉर्ट करने के लिए कहा है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मतलब पब्लिक को गोली मार दो। ये जैसी न्यूज लोगों के कानों में पहुंची है, तो उससे पहले ही जो पब्लिक थी, 7,000 लोग जो थे, वो बेस्टाइल के किले के पास पहुंचे। और उन्होंने 14 जुलाई को ये चीज हुई, 14 जुलाई 1789, और उन्होंने बेस्टाइल के किले को उड़ा दिया। स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल पैलेस। ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो ये सारा पूरा इवेंट था। अब हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन तो स्टार्ट हो गया। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इसी को जैसी आप यहाँ देखिए किले को ये लोग उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि किले को उड़ा रहे हैं, तो यही था फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब किंग का जो मार्क था बेस्टर का किला, उसको उन्होंने गिरा दिया, तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। तो अब किंग को समझ में आ चुका था कि पब्लिक अब मेरे अंदर नहीं रहने वाली है, और वो किसी भी तरह से मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो किंग को झुकना पड़ा। अब इसका नतीजा क्या निकला फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लुई 16 कुड नॉट सप्रेस हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, लुई 16 जो था वो वैसे ही कमजोर राजा था। अब वो इस रिवॉल्ट को सप्रेस नहीं कर पाया। जगह जगह पूरे फ्रांस में जो है रिवॉल्ट शुरू हो गए, तोड़ फोड़ मार काट हर सब कुछ शुरू हो गया। तो किंग उसको संभाल नहीं पाया। मजबूरन उसने क्या किया, ही रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली मतलब उसने जो है पब्लिक डिमांड कर रही थी कि अब हम किंग के अंडर में किंग का जो भी रूलिंग है उसको नहीं मानते, हमें एक नेशनल असेंबली चाहिए। नेशनल असेंबली मतलब जैसा आप जानते हो ना, हमारे यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, तो समझ लो लोकसभा जैसे यहाँ पर है, उसी तरह से वो नेशनल असेंबली चाहते थे कि नेशनल असेंबली बनाई जाए। तो किंग ने क्या किया, उसने बिल्कुल परमिशन दे दी कि ठीक है आप नेशनल असेंबली बनाओ, मैं आपको उसकी पूरी परमिशन दे रहा हूँ। तो ही रिकॉग्नाइज नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली मतलब जिसमें सारे लोग भागीदारी करेंगे, जो आम पब्लिक है वो उसमें भागीदारी करेगी कानून बनाने के लिए फ्रांस का। ठीक है, now accepted the principle that his powers would from now on would be checked by a कॉन्स्टिट्यूशन। और वो इस बात से भी सहमत हो गया कि अब फ्रांस में एक संविधान बनाया जाएगा,
और जो किंग है वो अपनी मनमानी तरीके से रूल नहीं करेगा, अब एक संविधान के हिसाब से काम करेगा। वरना आप सोचिए कि जो भी किंग हुआ करते थे वो अपनी मनमानी तरीके से रन करते थे, जो उनको मन करता वो करते थे। लेकिन फ्रांस की जो पब्लिक थी उन्होंने जो लुइस 16 था उसको फोर्स किया, और इसीलिए जो लुइस 16 था उसने मान लिया कि ठीक है, अब मेरी जो पावर है वो मैं उसको तैयार हूँ कि उसके ऊपर संविधान को लाया जाए, और जो संविधान होगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करूंगा। ठीक है, उसके बाद और क्या चेंजेस आए? 4 अगस्त 1789, तब तक नेशनल असेंबली बन चुकी थी, नेशनल असेंबली बन गई, और उसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस को बैन कर दिया। जैसे जो भी जमींदारी सिस्टम था, आप इंडिया के हिसाब से समझिए कि इंडिया में भी पहले जमींदारी सिस्टम था ना, कि मतलब बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे और उनके पास बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, है ना, और वो जो गरीब लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करते थे। सेम फ्रांस में भी यही चीज थी। तो क्या हुआ कि जैसे ही नेशनल असेंबली बनी, उन्होंने जमींदारों से पूरा उनका जो भी हक था, जमीनें थी, सबके सब उनसे छीन ली। ठीक है, देन और क्या किया, मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी हैड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और जो भी क्लर्जी थे, चर्च के जो प्रीस्ट हुआ करते थे, फादर हुआ करते थे, जो कि मनमानी करते थे और उनको मुफ्त की सुविधाएं मिली हुई थी, वो भी उनसे छीन ली गई। मतलब जमींदारों से पूरा उनका हक छीन लिया गया, जमीनें छीन ली गई, क्लर्जी से भी जमीनें छीन ली गई उनसे, जो एक्सेस जमीनें चर्च को दी गई थी, बड़ी बड़ी जमीनें, है ना, सब कुछ। उनके प्रिविलेजेस भी खत्म कर दिए गए कि अब तुम्हें कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। प्रिविलेज मतलब होता है स्पेशल किसी को ट्रीटमेंट देना। देन जो तिथे था उसको एबॉलिश कर दिया गया। टिथे जो था वो टैक्स था, आपको मैंने बताया था, टिथे वो टैक्स था जो आम पब्लिक चर्च को दिया करती थी। ठीक है ना, तो वो भी टैक्स एबॉलिश कर दिया गया। अब आम पब्लिक को कोई भी जो टैक्स है वो चर्च को नहीं देना पड़ेगा। देन जो भी जमीन चर्च के पास थी, बहुत सारी जमीन एक्सेस पड़ी हुई थी, उसको छीन लिया गया, पब्लिक ने उसको छीन लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया। पब्लिक ने नहीं, मतलब नेशनल असेंबली ने उससे छीन लिया, और उसको उससे उनको कितना कमाई हुई, 2 बिलियन लीवर्स मिले। ठीक है, तो ये मतलब इफेक्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जो भी मतलब मजे कर रहे थे, चाहे वो चर्च के लोग हो चाहे वो नोबेल्स हो, उनके सब के सब प्रिविलेज खत्म कर दिए गए, उनसे सब कुछ छीन लिया गया। जो किंग था उसकी भी पूरी की पूरी पावर खत्म कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया फ्रांस में। और जो अभी लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि अभी भी किंग जो था वो फ्रांस में बना हुआ था, मतलब किंग का रूल अभी हटा नहीं था। भले ही संविधान बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, बट किंग का रूल अभी भी था। इसीलिए हम फ्रांस को अभी डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, फ्रांस को क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आप आगे देख सकते हो, फ्रांस फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कि संविधान भी बन गया फ्रांस में, और मोनार्की भी था, मतलब किंग का रूल भी था, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं आई अभी, राजा को हटाया नहीं गया है। अब राजा को कब हटाएंगे देखते हैं। तो 1791 में द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनाया गया 1791 में। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, राजा की पावर को कम करना, मतलब राजा को हटाना नहीं, राजा की पावर को कम करना। ठीक है, और जो पावर थी वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में उसको डिवाइड कर दिया गया। और फिर लास्ट में जो फ्रांस था वो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, 14 जुलाई 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद जो है फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। फ्रांस जो है उसमें संविधान बना, और मतलब लेकिन राजा के रूल को अभी खत्म नहीं किया गया था। किंग जो था वो किंग अपना जो उसका रोल था वो कर रहा था, लेकिन उसकी पावर को बिल्कुल ही कम कर दिया गया। अब वो पावरफुल नहीं रहा था, वो पावर वो नहीं रही उसके पास जो पहले थी। नाउ लॉज मेड बाय द नेशनल असेंबली। अब जो नेशनल लॉज, नेशनल असेंबली ने कुछ लॉज बनाए, जैसे उसने अब फ्रांस की सोसाइटी को नए तरीके से डिवाइड कर दिया था, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो थे जो कि वोटिंग का अधिकार जिनको दिया गया, और पैसिव सिटीजन वो थे जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, अब एक्टिव सिटीजन होने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है, सिर्फ आदमियों को दिया गया, औरतों को नहीं दिया गया, और सिर्फ उन्हीं पुरुषों को दिया गया जो 25 साल से ऊपर थे, और सिर्फ उन्हीं को 25 साल में भी उन्हीं पुरुषों को दिया गया जो कि टैक्स पे करते थे। पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज।
जो मतलब जितना कमाते थे उसका 3 दिन का जो उनका सैलरी होता था वो पे करते थे गवर्नमेंट को, तो सिर्फ उन्हीं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था, उन्हीं को एक्टिव सिटीजन कहा गया था। ऑन दी अदर हैंड जो भी आदमी बेरोजगार थे, या जो भी महिलाएं थी, या जो बच्चे थे, या जो यूथ थे, सबको पैसिव सिटीजन कहा गया। तो फ्रांस की सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक्टिव, जो वो वोट करने का जिनको अधिकार दिया गया था, वोटिंग का अधिकार किसको दिया गया, जो कि कमाने वाले नागरिक थे, 25 साल की उम्र के थे और सिर्फ पुरुष थे। महिलाओं को बिल्कुल भी वोटिंग का अधिकार इसमें नहीं दिया गया। और बाकी सबको क्या कहा गया, चाहे वो महिलाएं हो चाहे बच्चे हो, सबको पैसिव सिटीजन कहा गया। ये सब है, इतना इसको इतना वो पढ़ने की जरूरत नहीं डिटेल में ना। और भी क्या कानून बनाए गए। तो पहला कानून नेशनल असेंबली ने क्या बनाया, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का, जिसमें महिलाओं को पैसिव कहा गया। एक्टिव मतलब जिनको मेन रोल दिया गया, और पैसिव मतलब जिनको मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो महिलाओं को, बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना गया, और जो पुरुष थे, जो कमाने वाले लोग थे, 25 साल की उम्र के, जो जॉब करते थे और 3 दिन का अपना जो है सैलरी वो टैक्स पे करते थे, उन्हीं को सिर्फ एक्टिव सिटीजन माना गया, और वोटिंग का अधिकार उन्हीं को दिया गया। तो ये आप समझ लीजिए कि रेवोल्यूशन होने के बाद भी वोटिंग का अधिकार पूरे फ्रांस में नहीं दिया गया था। नाउ और क्या कानून बनाया गया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जैसे हम लोग को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए ना, उसी तरह से इनको मिला हुआ है। उस समय फ्रांस में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स बनाया गया, जिसमें राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वेलिटी, लॉ, और मतलब ये सारे राइट्स जो है, जैसे आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे ना, हमारे सब पढ़े हुए, फ्रीडम, इक्वेलिटी, राइट टू लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये सारे जो लॉ हमारे पास है, हमारे फंडामेंटल राइट में, वो सारे हमने फ्रांस से ही बोरो किए हुए। तो ये सोचिए कि ये फंडामेंटल ये सारे जो अधिकार हैं फ्रांस की पूरी पब्लिक को उसी समय दिए गए थे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। दीज राइट्स बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। और ये कहा गया, नेशनल असेंबली ने कहा, ये सबका अधिकार है, फ्रांस में जितने लोग रहते हैं सबको ये अधिकार मिलेगा, और किसी से भी ये अधिकार नहीं छीना जाएगा। ठीक है, तो ये तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हुआ। जैसे हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है, वैसे उनको डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स दिया गया फ्रांस की पब्लिक को। और तो काफी अच्छे मतलब चेंजेस वहां पे लाए गए, और एक्टिव और पैसिव सिटीजन में डिवाइड किया गया। नाउ एक और इम्पोर्टेंट चेंज किया है, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं आगे। इतना इतनी चीजें हो चुकी थी, अब एक अहम बदलाव आने वाला था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी जो किंग का रूल है वो भी खत्म नहीं हुआ था फ्रांस में से। ठीक है, किंग अभी भी रूल कर रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला था, कुछ ऐसे डेवलपमेंट होने वाले थे जिसके बाद फ्रांस से किंग का रूल भी खत्म हो जाएगा। अब वो देखते हैं ऐसा क्या हुआ। लुइस 16 एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ रशिया। ठीक है, जो लुइस 16 था वो भी चैन से बैठा नहीं। ठीक है, उसको भी लगा कि मेरी पावर छीन चुकी है और अब मुझे अपनी पावर वापस लेनी। तो उसने क्या किया, उसका जो नेबरिंग कंट्री था प्रशिया, ये जो आप येलो शेडेड एरिया देख रहे हैं ना, ये प्रशिया है। तो इसका जो किंग था, उससे उन्हें सीक्रेट नेगोशिएशन कर दिया, है ना, मतलब छुप के इससे बात की कि आप हम पे अटैक करना फ्रांस के ऊपर, और जो भी ये लोग हैं इनको मतलब बंदी बना लेना, और फिर से मुझे किंग बना लेना। ठीक है, तो ये चीज लेकिन नेशनल असेंबली को पता चल गई, और और उन्होंने क्या किया, मतलब ये नेशनल असेंबली ने भी पूरी अपनी प्लानिंग कर ली। देखो अब क्या लिखा हुआ है, द नेबरिंग रूलर्स प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू फ्रांस टू टेक कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। तो जो प्रशिया था उसने जो है फ्रांस के ऊपर आर्मी को भेजने की कोशिश की, ताकि फ्रेंच में जो सिचुएशन है, किंग के रूल को हटाया गया है उसको जो है वापस मतलब किंग को स्टेब्लिश किया जा सके, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर इस तरह से हर जगह किंग का रूल हट जाएगा तो हमारे ऊपर भी खतरा होगा, है ना। तो क्योंकि प्रशिया में भी किंग का रूल था, तो ये नहीं चाहते थे कि किंग का रूल हटे, तो इसलिए उन्होंने जो है फ्रांस की मदद करने की कोशिश की। अप्रैल 1792 द नेशनल असेंबली डिसाइडेड टू डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। लेकिन नेशनल असेंबली को ये बात पता चल गई, और उन्होंने क्या कहा 1792 में कि हम प्रशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करेंगे। ऑस्ट्रिया भी है ना यहाँ पे, ऑस्ट्रिया भी है, कहीं आसपास कहीं ऑस्ट्रिया भी है। तो हाँ, ये रहा ऑस्ट्रिया, तो एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। तो ये दोनों हेल्प कर रहे थे फ्रांस की, लेकिन फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी उसने कहा हम तो दोनों के ऊपर अटैक कर देंगे अगर इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे फ्रांस के जो लोग थे वॉलंटियर्स वो चले आए,
कि अगर हम आर्मी में जो है शामिल होंगे अगर और लड़ाई लड़ेंगे अगर इन दोनों देशों ने हम पे अटैक किया तो, ठीक है। पीपल वांटेड द कंटिन्यूएशन ऑफ द रेवोल्यूशन ड्यू टू लिमिटेड पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिच। उल्टा अभी जो थे बहुत सारे ऐसे लोग थे फ्रांस के जो ये मानते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो अधिकार हैं वो सिर्फ अमीर लोगों को दिए गए हैं, गरीब लोगों को नहीं दिए गए, ठीक है। तो ये बात सच थी। देखो जैसे वोटिंग का राइट सिर्फ पुरुषों को दिया गया था, वो भी अमीर पुरुषों को दिया गया था। जो महिलाएं थी, जो गरीब पुरुष थे, उनको वोटिंग का अधिकार दिया ही नहीं गया था, है ना। तो ऐसी अंदर भी प्रॉब्लम थी, ऊपर से जो किंग था वो भी अपना जो है आर्मी को इकट्ठा कर रहा था। देन many political clubs came up who wanted to plan their own forms of action. Politically active women टू फॉर्म देयर ओन क्लब्स। तो इस समय क्या हुआ कि बहुत सारे क्लब्स का फॉर्मेशन होने लग गया, और मतलब और इनका मेन मकसद क्या था, एक तो किंग को पूरी तरह से हटाना, और दूसरा जो है जो भी ये अमीर और गरीब लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस किए गए थे, ये सिर्फ अमीर लोगों को ही फेवर किया गया था, गरीब लोगों को नहीं किया गया था, उसको भी जो है ठीक करना। तो आज हम लोग अभी इतना ही पढ़ेंगे, बाकी और भी आगे चीजें हैं तो उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज जो है हम लोग इतना ही कवर करते हैं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी। और क्योंकि मेरे आपको पता है कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मुझे काफी ज्यादा खांसी हो रही है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई होगी सुनने में, लेकिन क्योंकि क्लास तो करनी है इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया भी। आप लोगों को बच्चों आवाज आ रही थी मेरी, क्योंकि मुझे बोलने में जो है